जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने थे, तब उनके सपोर्टर्स में एक अलग ही प्रकार का जोश था। अगर हम आज की बात करें तो वो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 2014 फिर 19 में, और अब 2024 में दोबारा से चुनाव होने वाले हैं। लेकिन 2024 के चुनाव के पहले काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि 2014 से अब तक बदल चुकी हैं। नरेंद्र मोदी की जो छवि एकदम कड़क नेता की हुआ करती थी, कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट हुई। नरेंद्र मोदी कई सारे मौक़ों पर कुछ ऐसी बातें कहने में चूक भी गए हैं जिससे कि उनके खुद के ही सपोर्टर्स उनसे नाराज़ हैं। ऐसे में अभी पासमानदा मुस्लिमों को लेकर जिस तरह से बीजेपी आक्रामक रुख अपनाए हुए है और बोल रही है कि हम पिछड़े हुए मुसलमानों को टारगेट करेंगे और उनकी सुविधाओं के ऊपर ध्यान देंगे, ऐसे में कई सारे लोग हैं जो इस बात से उखड़ सकते हैं कि भाई, जो आपके सपोर्टर पहले से हैं, क्या आप उनका ख्याल रख पा रहे हो? जरा जान लेते हैं क्या कुछ इस समय वोटर्स की मनोदशा हो सकती है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दाऊदी बोहरा समुदाय के बीच बार बार जाना भी इस समय संघ और बीजेपी का राजनीतिक बयान ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में इंदौर में बोहरा समुदाय की एक मस्जिद में गए थे और तब भी वैसे ही अपनेपन का प्रदर्शन किया था जैसा मुंबई में देखने को मिला इस समय। प्रधानमंत्री मोदी ने बोहरा समुदाय के एक शिक्षण संस्थान के परिसर में कबूतर भी उड़ाए और रोटियां भी बनाई और बोले कि वे ना तो प्रधानमंत्री के तौर पर और ना ही मुख्यमंत्री के तौर पर उनके बीच हैं, बल्कि परिवार की 4 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को बीएमसी चुनाव की राजनीति से जोड़कर देखा और समझा जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह बीएमसी के कई वार्डों में मुस्लिम वोटों का निर्णायक भूमिका में होना भी माना जा रहा है। मोदी से पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बोहरा मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जाहिर है ये सब बीएमसी चुनाव की तैयारियों का ही कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा है। अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर रहे उद्धव ठाकरे की तरफ से भी ऐसे मुस्लिम वोटर को रिझाने की कोशिश करते देखा गया है। फिर तो यही लगता है कि हिंदुत्व के नाम पर उद्धव ठाकरे की राजनीति को करीब करीब मिट्टी में मिलाने के बाद बीजेपी नेतृत्व बोहरा मुस्लिम वोटर को भी अपनी तरफ खींचने में जुट गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी को लगता है कि ये मुस्लिम मतदाता उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का रुख कर सकते हैं, और क्या इसीलिए मुंबई में मोदी का कार्यक्रम रखकर बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है? ये बात तो संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बार बार दोहराते रहते हैं। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर को दिए गए एक इंटरव्यू में मोहन भागवत कहते हैं कि आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई खतरा नहीं, इस्लाम को कोई भय नहीं है, लेकिन मुसलमान अपनी श्रेष्ठता को लेकर बड़बोले बयान देना छोड़ दें। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुस्लिम समुदाय के प्रति संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री मोदी के ताज़ा रुख को लेकर कटाक्ष भी किया था। दिग्विजय सिंह का कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा का ही असर है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत को मदरसा और मस्जिद जाने को मजबूर होना पड़ रहा है, और लगे हाथ ये भी दावा कर डाले कि कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टोपी पहनना शुरू कर देंगे। दिग्विजय सिंह असल में उस वाक्य के संदर्भ में इशारा कर रहे थे जब मोदी ने एक बार मंच पर मुस्लिम टोपी पहनने से मना कर दिया था। मोदी की वही अदा बीजेपी समर्थकों को सबसे ज्यादा भाती। मोदी के उभार, लोकप्रियता में इजाफा और उनके नेतृत्व में आस्था की सबसे बड़ी वजह भी उनकी वही सख्त छवि रही। पिछले साल सितंबर 2022 में मोहन भागवत का दिल्ली के एक मदरसे का दौरा काफी चर्चित रहा था। तब भागवत ने मस्जिद के इमाम उमर अहमद इलियासी और कई मुस्लिम नेताओं से भी मुलाकात करी थी। मोहन भागवत की इस पहल पर संघ के इंद्रेश कुमार ने कहा था कि एक प्रयास है, 70 साल से तो लड़वा ही रहे हैं, जोड़ने वाले लोग ताकत से लड़ेंगे तो बांटने वाले कमजोर हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजर वाले इंटरव्यू में मोहन भागवत ने भी वैसे ही राय जाहिर की, लेकिन मुस्लिम समुदाय को आगाह भी किया है, हम एक महान नस्ल के हैं, हमने एक बार इस देश पर शासन किया था और फिर से शासन करेंगे, सिर्फ हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है, हम अलग हैं, इसलिए हम ऐसे ही रहेंगे, हम साथ नहीं रह सकते। मुस्लिमों को इस नैरेटिव को छोड़ देना चाहिए। संघ प्रमुख भागवत की बातों पर गौर करें तो कभी लगता है कि वो मुस्लिमों को पुचकारते हैं और एन उसी वक्त ये भी लगता है कि जैसे धमका भी रहे हैं। चलेगा, संघ अपने एजेंडे पर काम करता रहे, बीजेपी के हर वोटर पर फर्क नहीं पड़ता। जो संघ से सीधे जुड़े हुए लोग हैं वे जानते हैं और समझते हैं कि संघ मुस्लिम समुदाय के लिए जो भी कुछ कर रहा है, जो भी कुछ समझा रहा है, उसके आगे की सोच क्या है। लेकिन बीजेपी का समर्थक वैसा नहीं है। कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी समर्थक तो वैसे नहीं है। मुस्लिम वोटर के प्रति बीजेपी का यह झुकाव भी कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रयोगों जैसा ही लगता है। राहुल गांधी का सॉफ्ट हिंदुत्व एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल होने के बाद ये जरूरी तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुस्लिम समुदाय के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी सफल नहीं होगा, लेकिन आशंका तो जताई ही जा सकती है। देखिए, दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद का 34वां अधिवेशन ऐसे वक्त बुलाया गया है जब देश के 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव एक के बाद एक होने जा रहे हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराए जाने की संभावना जताई जा रही है, और ये सब कुछ अगले आम चुनाव से पहले ही होगा।
अधिवेशन में जमीयत के उलेमा और नुमाइंदे मुस्लिम समुदाय से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा किए और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला भी उनमें से एक रहा। यह भी समझना जरूरी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोल रखा है कि बीजेपी शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड निश्चित तौर पर लागू किया जाएगा। उत्तराखंड को बीजेपी ने इसके पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना है। जमीयत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को वोट की राजनीति की मंशा से प्रेरित बताया है और लागू किए जाने को लेकर चेतावनी भी दी है। साथ ही कहा है कि सरकार इस मामले में अदालतों को गुमराह कर रही है और इसे लागू करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करना चाहती है। जमीयत की तरफ से इसके लिए 3 तलाक और हिजाब जैसे मुद्दों पर सत्ताधारी बीजेपी के रुख को पर्सनल लॉ खत्म करने के लिए रास्ता बनाने का इल्जाम भी लगाया गया है। और अधिवेशन के मंच से ही मौलाना महमूद मदनी का बयान भी आया है, जिसमें वो कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मदनी का कहना है कि संघ और बीजेपी के साथ मुस्लिम समुदाय के वैचारिक मतभेद निश्चित तौर पर है। मदनी के मुताबिक संघ के संस्थापक एस गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स को लेकर कई समस्याएं हैं, लेकिन मौजूदा संघ प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयानों को भी वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। मदनी कहते हैं कि मतभेदों को खत्म करने के लिए वो संघ प्रमुख और ऐसे दूसरे नेताओं का स्वागत तो करते हैं, लेकिन मुसलमानों को पैगंबर का अपमान मंजूर नहीं। मदनी ने शिक्षा को भगवाकरण किए जाने का भी आरोप लगाया और कहा कि किसी भी धर्म की किताबें दूसरे पर थोपी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों को कहीं से कहीं तक भी कबूल नहीं होगा। अब देखिए, समर्थकों की अगर बात करें तो हैदराबाद में हुई बीजेपी की कार्यकारिणी के बाद खबर आई थी कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पासमानदा मुसलमानों तक पहुंच बनाने के लिए एक तरह की सलाह दी। मोदी की सलाह रही कि पासमानदा मुस्लिमों के बीच पहुंचकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं की जानकारी दें और अगर उनके मन में कोई संदेह है तो उसको दूर करके बीजेपी को वोट देने के लिए मोटिवेट करें। बाद में यूपी और बिहार में जगह जगह ऐसे कार्यक्रमों की तैयारी की गई और बीजेपी के कई बड़े नेताओं की ड्यूटी भी लगाई गई। सिर्फ मुख्तार अब्बास नकवी ही नहीं, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी ऐसे सम्मेलनों में गए और मोदी का संदेश पहुंचाने की यथाशक्ति कोशिश भी करी। बोहरा समुदाय के बीच प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी भी पासमानदा मुसलमानों को बीजेपी के पक्ष में करने की ही एक कोशिश लगती है। बीजेपी का मानना है कि बोहरा समुदाय के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी हो सकती है। देश की मुस्लिम आबादी में दाऊदी बोहरा समुदाय की हिस्सेदारी 10% मानी जाती है, जो महाराष्ट्र और गुजरात में बसे हुए हैं। बीजेपी के रणनीतिकार भले ही मुसलमानों को अलग अलग कैटेगरी में रखते हो, लेकिन बीजेपी के सपोर्टर तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मोदी का मान रख लेने की बात और है, लेकिन ये सब लंबा चल पाएगा इसकी कोई गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि मोदी को उनकी सख्त छवि की बदौलत ही पसंद किया जाता है, वरना किसी जमाने में लौह पुरुष माने जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी का क्या हाल हुआ सभी जानते हैं। ये भी मान लेते हैं कि आडवाणी का ये हाल किसी और ने नहीं बल्कि संघ की शह पर मौजूद बीजेपी नेतृत्व नहीं किया। लेकिन ये भी तो है कि आडवाणी की छोटी सी गलती ही उन पर भारी पड़ी थी और वो थी मोहम्मद अली जिन्ना के मामले में आडवाणी के स्टैंड की वजह से। दरअसल उनको बीजेपी के अच्छे दिन आने पर बुरे दिन देखने पड़े, सीधी सी बात यही है। बीजेपी कतई ये ना भूले कि ये कट्टर हिंदुत्व का एजेंडा ही है, जिसकी बदौलत तमाम बदलावों से गुजरने के बाद भी बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस बनी हुई। कम से कम बीजेपी का सपोर्टर तो ऐसा ही समझता है। अगर बीजेपी भी आडवाणी बन जाए तो क्या समर्थक तब भी बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस समय जिस प्रकार का ध्रुवीकरण हमको पूरे भारत में देखने के लिए मिल रहा है, उसके बाद तो कई सारे सवाल हैं जो इस समय सिर्फ वोटर्स के मन में नहीं बल्कि बीजेपी के कट्टर समर्थकों के मन में भी उछल रहे हैं। उनका जवाब तो बीजेपी को देना ही पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं सवाल गहरे और ज़्यादा घातक होते जाएंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।